हेलो एवरीवन, नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो। हम BLI का कोर्स कर रहे थे। हमने BLI 221 स्टार्ट किया था, जिसमें हम यूनिट 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वीडियोस तो जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट में चैनल के और फटाफट से यूनिट 3 तक जितनी भी वीडियोस अवेलेबल है उन्हें देख लीजिए। बहुत ही डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है, जिससे आपको BLI के कोर्स को समझने में और एग्ज़ाम देने में और अच्छे मार्क्स लाने में बहुत ही बेनिफिटेड होगा। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, तो आज हम इस टॉप यूनिट को करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं फटाक से। जो लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है वो टोटल कितने हैं? 5 लॉज हैं। ठीक है, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। लॉज क्या है? वो एक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है, रूल है, एक प्रोसीजर है किसी बिहेवियर को अडॉप्ट करने का। ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर है या फिर रूल्स ऑफ बिहेवियर है। ठीक है, लॉज इज़ अ जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन अ रिक्वायरिंग फैक्ट्स और इवेंट्स। ठीक है, वो एक जनरलाइजेशन है रिक्वायरिंग फैक्ट्स एंड इवेंट्स। मतलब किसी इवेंट्स को चलाने के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको उसके लॉ को समझना होगा कि वो किस पर्टिकुलर लॉज पे चलता है। ठीक है, एस्टन पी 1971 कंसिडर द फॉलोइंग लिंगुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टेट लॉ। ठीक है, तो देख लेते हैं ये लिंगुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। लॉज जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, प्रिसाइज होते हैं और फ्यू इन नंबर होते हैं। वो नंबर्स में काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, लॉज जो होते हैं वो इसेंशियल होते हैं इन नेचर। ठीक है, देयर सब्जेक्ट आर जर्नल। उनके जो सब्जेक्ट होते हैं वो जर्नल होते हैं। ठीक है, सिंटैक्टिकली दे आर जनरल एंड बिगन विद ऑल एंड एवरी और नो। ठीक है, और a law expresses a generality which can be used to express regularities। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो एक्सप्रेस कर रहे हैं रेगुलरिटीज़ को। ठीक है, कीपिंग द above mentioned characteristics in mind, डॉक्टर रंगनाथन propounded his five law as follows। 5 law of रंगनाथन जो है, SR रंगनाथन, उन्होंने इसको प्रोपाउंड किया 5 ऑफ लॉ को। ठीक है, तो कैसे किया, कब किया? पहले उन्होंने इनिशिएट किया इसे 1928 में। ठीक है, और ये फर्स्ट पब्लिश्ड कब हुई? ये पब्लिश्ड हुई 1931 में। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। हमारा पहला लॉ क्या है? तो टोटल 5 लॉस है हमारे, गिवन बाय डॉक्टर SR रंगनाथन। हम सब जानते हैं डॉक्टर SR रंगनाथन कौन है। वो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है इन इंडिया। ठीक है, तो पहला लॉ क्या है हमारा? बुक आर फॉर यूज़। बुक जो है वो यूज़ करने के लिए है। ठीक है, तो वो सबके यूज़ करने के लिए है। एवरी रीडर हीज और हर बुक। जो एवरी रीडर है, एवरी यूज़र जो है वो उसके बुक का हकदार है। ठीक है, तो इसका मतलब उसकी नीड तक पहुंचाने का काम एक लाइब्रेरी का होता है। ठीक है, एवरी बुक इट्स रीडर, मतलब एक बुक जो है उसका खुद का भी हक है उसके रीडर तक पहुंचने का। ठीक है, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। जो टाइम बहुत कीमती है, हम सब जानते हैं। तो टाइम अगर बचेगा रीडर का तो उससे बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो जो रीडर है, जो यूज़र है हमारा, उसका हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो हमें पूरी कोशिश करनी है जी कि उन्हें क्विक से क्विक सर्विस प्रोवाइड करें और उनका जो टाइम है हम उन्हें बचाएं। ठीक है, द लाइब्रेरी इज़ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। जो लाइब्रेरी है वो एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, वी डोंट कन्फ्यूज़ विद ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बेसिकली एक पर्टिकुलर सेल होता है जो इस तरीके से ग्रो करता है। हम सब जानते हैं, हमने साइंस में पढ़ा है। ठीक है, तो लाइब्रेरी जो है वो भी एक तरह का ऑर्गेनिज्म है जो कि टाइम के साथ साथ ग्रो करता है। ठीक है, तो उसी के थॉट को लेके हमने जो रंगनाथन जी थे उन्होंने लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म बनाया है। इसका मतलब किसी चीज़ को ग्रो करना, किसी चीज़ को डेवलप्ड होना समय के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? When Ranganathan used the expression books and readers, he is naturally meant that books stands for knowledge and information and reader stands for the user of the library and information service।
तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो बुक्स है और रीडर्स है उसको जो रंगनाथन जी हैं वो उसको क्या स्टैंड कर रहे हैं, बुक्स को वो नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन स्टैंड्स कर रहे हैं और रीडर्स को वो यूज़र स्टैंड्स कर रहे हैं, जो कि लाइब्रेरी सर्विस लेता है, यूज़ करता है लाइब्रेरी की सर्विसेज। इन मॉडर्न स्टडीज़ ऑफ knowledge and informations and all expressions and all related expressions, it must be noted that the carrier and channel of the information and knowledge have changed from print to other form, but all the service are revolving around information and user। जैसे हम सब जानते हैं कि जैसे टाइम के साथ साथ जो एक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को रखने का जो फॉर्म है वो प्रिंट से अदर फॉर्म तक पहुंचा है, बट जो सर्विस है जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो किस चीज़ में कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन और यूज़र में कर रहे हैं। उसका फॉर्मेट चेंज हो सकता है बट बेसिक कंसेप्ट तो यही है कि इन्फॉर्मेशन एंड यूज़र्स हमेशा रहेंगे। ठीक है, मतलब हमें अराउंड द मतलब यही है, मतलब इनके अराउंड ही कर रहे हैं हम इन्फॉर्मेशन के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं बट इन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते, राइट। यूज़र्स जो उसको यूज़ करेगा उसका पैटर्न चेंज हो सकता है, वो प्रिंट मटेरियल से वो डिजिटल मटेरियल को इस्तेमाल कर सकता है, डिजिटल सर्विसेज को ले सकता है, बट वो यूज़र ही इस्तेमाल करेगा उसे। ठीक है, जिसकी उसकी रिक्वायरमेंट है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट उसको चाहिए। Hence the dimension of the service have expanded widely in scope, although the basic philosophy of the service remain unaltered. Therefore, their 5 laws might give restarted to suit the changing context and modern development taking place in the world libraries and information science as such. For example, the 5 law were restarted even during the lifetime of Dr. Ranganathan as under। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो 5 लॉ है उसने एक मतलब वो हर तरह के चेंजिंग सिचुएशन में वो काम करता है, चाहे वो मॉडर्न डेवलपमेंट ही क्यों ना हो। वर्ल्ड में ये जो लॉज है वो इस तरीके से ये फॉरएवर हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग लॉज है, जो कि हमेशा चाहे कितने भी टेक्नोलॉजी आ जाए, कितना भी डेवलपमेंट हो जाए, जो लॉज है लाइब्रेरी के वो हमेशा ये जो 5 लॉज है ये हमेशा फॉरएवर यूज़फुल रहेंगे लाइब्रेरी के लिए। ठीक है, जैसे कि देख लेते हैं कि अब जो चेंजेस के हिसाब से उनका क्या हुआ है। इंफॉर्मेशन आर फॉर यूज़, जहाँ बुक्स था वहाँ इंफॉर्मेशन हो गया, बट द लॉज आर द सेम। ठीक है ना, मतलब पहले हम बुक को ही इंफॉर्मेशन समझते थे, पहले बुक का मतलब इंफॉर्मेशन था, अब हम उसे इंफॉर्मेशन के नाम से बोल रहे हैं कि इंफॉर्मेशन आर फॉर यूज़। ठीक है, एवरी यूज़र हीज और हर डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन, एवरी डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन इट्स यूज़र, सेव द टाइम ऑफ द यूज़र, डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो जो लॉज है वो सेम है, बट अब कह सकते हैं कि इसका वर्डिंग हमने चेंज कर दिया है अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए अब हम फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं, हमारे फर्स्ट लॉ के बारे में, वो भी डिटेल में। चलिए, बाय यूजिंग द फर्स्ट लॉ बुक आर फॉर यूज, यू आर प्रोन टू थिंक दैट इट इज अ सेल्फ एविडेंट truth or simple statement which does not merit serious consideration and contemplation। हम सब सोचते हैं कि ये जो बुक आर फॉर यूज़ है ये बहुत ही सिंपल और सेल्फ एविडेंट एक स्टेटमेंट है, जो कि जिसका कोई भी सीरियस कंसिडरेशन नहीं हो सकता, है ना। बट ऑन द डेप्थ पाउंडरिंग यू चेंज योर पॉइंट। अगर तुम डेप्थली अगर इसको हम देखें तो हम अपना माइंड जो है वो चेंज कर सकते हैं कि नहीं ये बहुत ही डेप्थ कंसेप्ट है। दिस विल बिकम एविडेंट इफ़ वी एग्जामिन हिस्ट्री ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरीज। अगर हम एग्जामिन करें जो हिस्ट्री ऑफ बुक्स है इन लाइब्रेरी में तो हमें इसकी डेप्थ कंसेप्ट के बारे में पता चलेगा। इन फैक्ट द अर्लियर एंशिएंट इज ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स रादर देन देयर यूज।
जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहले क्या होता था, उसके यूज़ से ज़्यादा उसके प्रिजर्वेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। मिडेवल लाइब्रेरीज वेयर एन एग्जाम्पल ऑफ चेंज लाइब्रेरीज। जैसे कि हम जानते हैं मिडेवल लाइब्रेरीज में एक मतलब वो चेंजेस आए थे, ठीक है, जहाँ से लाइब्रेरी की यूज़ को करने का एक चेंज आया था, ठीक है। द बुक लिटरेरी वेयर अटैच्ड ऑन द शेल्व्स विद ब्रास चेन and could only be used in a single location. Obviously, this was done for the preservation of books rather than facilitating their use. This was a natural inclination at a time when it was very difficult to प्रोड्यूस बुक्स, ठीक है। तो ये उस टाइम पे बहुत ही डिफ़िकल्ट था, उसे चेन से, ब्रास चेन से उसे लॉक करके शेल्फ्स पे रखा जाता था, वो भी एक सिंगल लोकेशन पे। बिकॉज क्यों, उस टाइम उनका जो माइंडसेट था वो बेसिकली प्रिजर्वेशन था, ना कि यूज़ करना था, क्योंकि उस टाइम बुक्स को बनाना, बुक्स को प्रोड्यूस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था, ठीक है। This habit somehow continued even after the invention of printing, when the facilitated the easy production of several copies of each books. Although isolated example of reluctance to permit the unrestricted use of books can be occasionally seen even today, the general position is the book are available for use without any let or hindrance, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब प्रिंट का इन्वेंशन हो गया था, उसके बाद भी ये जहाँ पर इजीली प्रोडक्शंस हो रहे थे, कॉपीज़ बुक्स की कॉपीज़ बन रही थी, उसके बाद भी जो एक रिस्ट्रिक्शन थी यूज़ करने, मतलब आराम से यूज़ करने की, बुक्स को यूज़ करने की, उसमें काफ़ी टाइम तक रिस्ट्रिक्शन रही। उसको अनरिस्ट्रिक्शन करने में काफ़ी टाइम लग गया, जिस वजह से ये जो लॉ है वो बहुत ही वैराइड करता है कि जो बुक है वो बेसिकली सबके लिए है, सबके यूज़ के लिए है, ना कि एक सिंगल पर्सन या फिर उसे लॉक करने के लिए है। बुक्स आर अवेलेबल फॉर यूज़ विदाउट एनी लेट और हैंड, ठीक है। इन फैक्ट पॉलिसी रिलेटिंग to a library should be helpful in promoting the objective of books being put to maximum use, ठीक है। तो जो उसकी पॉलिसीज़ होती है, वो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली प्रमोट करनी चाहिए कि हम बुक्स को मैक्सिमाइजेशन तक लेके जाएं उसके यूज़ के, ठीक है, जिससे उसकी उसको प्रमोट करें, उसकी यूजिबिलिटी बढ़े, जिससे जो इन्फॉर्मेशन है वो सब तक पहुँचे, ठीक है। चलिए इम्प्लीकेशन देख लेते हैं फर्स्ट लॉ के क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस हैव सम इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर लाइब्रेरी वर्क, समटाइम्स इट दीज रिलेटेड टू द लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी, इट्स वर्किंग आवर्स, लाइब्रेरी बिल्डिंग, फर्नीचर एंड स्टाफ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर हमें एक ओवरव्यू मिल गया है। तो क्या क्या इम्प्लीकेशन है, लाइब्रेरी लोकेशन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल it has a front thinking message in term of emphasis on library location. The law advocates that library be located in a more accessible place in order to encourage more user to use the library. जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है किसी भी लाइब्रेरी का। अगर वो एक एसेसिबल प्लेस पे होगा तो उससे क्या होगा, एक इंकरेजमेंट मिलेगी यूज़र्स को, एक अवेयरनेस आएगी कि हाँ हमें लाइब्रेरी तक हम लाइब्रेरी तक पहुंच सकते हैं, हमें लाइब्रेरी में जाके पढ़ना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली इट विल be a discouragement for people to use book if they have to walk long distance to reach them. At the time, the location where the library is situated should be free from noise and other disturbance so that the serious study is possible. An ideal place for the public library should be a quiet central area, while a school library should be located in a prominent place in the school premises. The idea that a university library should be constitute the heart of the university, then it should be reflected in its geographically
लोकेशन एज वेल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि अगर वो कोई पब्लिक लाइब्रेरी है या फिर वो कोई स्कूल की लाइब्रेरी है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो जो लॉन्ग डिस्टेंस तो होना ही हो। अगर जितना ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस होगा तो क्या होगा, जो यूज़र है वो कंफर्टेबल नहीं फील करेगा और वो डिस्करेज होगा लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए। ठीक है, और जो लॉ है हमारा फर्स्ट वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या है, जो प्लेस है वो नॉइस फ्री होना चाहिए, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, जिससे क्या हो, एक सीरियस स्टडी पॉसिबल हो पाए। ठीक है, चाहे वो पब्लिक लाइब्रेरी हो, चाहे वो एक स्कूल लाइब्रेरी हो, चाहे वो एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी क्यों ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग आवर्स। अनदर इम्पॉर्टेंट मैसेज इनहेरियंट इन द फर्स्ट लॉ इज दैट द वर्किंग आवर्स ऑफ द लाइब्रेरी शुड बी कन्वीनियंट टू मोस्ट ऑफ द यूजर। मैनी ऑफ द लाइब्रेरीज in India need to pay special attention to these aspects and keep them open when their clients are not engaged in other activities so that they are in a position to visit the library. This type of proactive approach in deciding the working hours of the library will centrally yield good result. ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं जो टाइम होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप मान लीजिए किसी काम में बिज़ी है और उसी टाइम पे लाइब्रेरी ओपन है, तो आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, राइट। अगर आपको उसके लिए जब आप अपने काम से फ्री हो जाएंगे तब आप सोचेंगे कि हाँ, अगर इस टाइम पे लाइब्रेरी खुली होती तो मैं इस टाइम पे जाके लाइब्रेरी में पढ़ लेता। तो बहुत सारी ऐसे कॉलेजेस हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ के हॉस्टल में जो बच्चे होते हैं वो डे टाइम पे तो क्लासेस अटेंड करते हैं, पर नाइट टाइम पे अगर उन्हें पढ़ाई करनी है तो वो वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। कोई लाइब्रेरी होती है, कुछ लाइब्रेरीज ऐसी होती हैं जो 24 आवर्स ओपन रहती हैं, आप कभी भी आओ कभी भी पढ़ो, मतलब इट डज़ंट मीन। तो उससे क्या होता है, हर तरह का यूज़र, हर तरह का स्टाफ वहाँ जाके लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, सेकेंड, कुछ लाइब्रेरीज़ क्या होती है वो थोड़ा ज़्यादा देर तक खुलती है, 8-10 बजे तक लाइब्रेरीज ओपन रहती है। वो 24 आवर्स तो नहीं रहती, बट वो कोशिश करती कि हाँ वो नाइट टाइम पे भी ओपन रहे, जिससे जो डे टाइम में जो बच्चे बिज़ी थे वो भी वहाँ आके पढ़ सकें कुछ देर, मतलब अपने जो स्टडीज़ है उनको टाइम मिले पढ़ने का। तो वो समटाइम्स 8 PM तक, समटाइम्स 10 PM तक जो लाइब्रेरीज़ है वो ओपन रहती है। ठीक है, तो और जर्नली हमने देखा है कि मतलब ये डिपेंड करता है जो भी रिक्वायरमेंट ऑफ यूज़र्स की। अगर उनके यूज़र्स जो है वो डे टाइम पे बिज़ी हैं तो उन्हें उसी हिसाब से टाइम मैनेज करना चाहिए, और अगर वो डे टाइम पे फ्री हैं देन दे कैन ओपन डे टाइम। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं लाइब्रेरी बिल्डिंग्स एंड फर्नीचर। बिल्डिंग्स और फर्नीचर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट लॉ डिमांड्स द प्रॉपर अटेंशन टू द paid to the planning and designing of the library building and the different items of the furniture equipped to the library. The library building should be functional and at the same time aesthetic in appeal. The item of furniture should be functional, attractive to look at. The rack should be designed in such a way that books are placed at convenient height, facilitating their removal and use by the client. Particularly, furniture in children library should be specially designed to attract children. Comfortable furniture always tempt user to frequent the library. The law also implies the concept of a open shelf library that is equipped with the tools and furnishing which makes the books it contains useful. In other words, the first law alert us to requirement of the properly designed, functional building and comfortable furniture to invite and promote the use of its user. तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो बिल्डिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर उसका डिज़ाइन सही नहीं होगा, ठीक है, तो बहुत चीज़ें
फ्यूचर में प्रॉब्लम करेगी उस लाइब्रेरी को, तो हमें हर चीज़ को माइंड में रखते हुए, इवन 5th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को भी माइंड में रखते हुए, हमें अपने लाइब्रेरी बिल्डिंग की एक जो डिज़ाइनिंग है उस पर ध्यान देना चाहिए। और जो फर्नीचर होता है वो शुड बी कंफर्टेबल, क्योंकि अगर बच्चा कंफर्टेबल नहीं होगा, अगर यूज़र कंफर्टेबल नहीं होगा, देन वो कैसे पढ़ाई कर पाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्टडी इज़ नॉट ईजी, हमें स्टडी करने के लिए बहुत मन से अपने आप को एफ़र्ट्स देने पड़ते हैं। तो अगर हम कंफर्टेबल ही नहीं फील करेंगे, देन हम कैसे स्टडी पे ध्यान दे पाएंगे। ठीक है, तो कंफर्टेबल फर्नीचर से क्या होता है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो एडल्ट हो, वो उस कंफर्टेबल फर्नीचर के लिए वो लाइब्रेरी में विज़िट करेंगे और अपनी स्टडी को लाइब्रेरी में करेंगे, और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लाइब्रेरी में स्पेंड करने में अच्छा लगेगा और अपनी स्टडी को वो फुलफ़िल कर पाएंगे। तो कंफर्टेबल फर्नीचर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इवन जो रैक्स और शेल्फ्स की जो हाइट्स होती है वो भी अकॉर्डिंग टू द यूज़र ही होनी चाहिए, जिससे कंफर्टेबिलिटी बढ़े। राइट, नेक्स्ट देखते हैं स्टाफ फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी लाइब्रेरी। The first law of library science, for its fulfill, calls for certain qualification and qualities for library staff. Thou, Dr. S.R. Ranganath spent considerable space in discussing about the library staff in his exposition of the first law. The essence boils down to these important attributes. The library staff should possess qualification that would enable them to organize library efficiently and provide satisfactory service. Obviously, this would ensure the proper use of books, but much more important than formal qualification are perhaps the personal qualities of the library staff. यहाँ पर यही कहा गया है कि जो अगर लाइब्रेरी स्टाफ जो है, अगर वो वेल क्वालिफाइड नहीं होगा, उसमें क्वालिटीज़ नहीं होगी, तो वो कैसे यूज़र्स को सर्व कर पाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ही फर्स्ट लॉ में कि हमें हमारा जो भी स्टाफ होगा लाइब्रेरी का वो वेल क्वालिफाइड हो अकॉर्डिंग टू लाइब्रेरी साइंस, जिससे वो लाइब्रेरी साइंस की जो रिक्वायरमेंट है, जो उसके यूज़र की रिक्वायरमेंट है, जो एक एफिशिएंसी आनी चाहिए एक लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज करने में, जो उसकी जो सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए सर्विस में यूज़र्स को, वो सारे के सारे एक क्वालिफाइड स्टाफ समझ सकता है। ठीक है, but much more important that formal qualification are perhaps the personal qualities of the staff, library staff. They should be courteous, cheerful, helpful. Service with a smile should be the motto. जैसे कि यहाँ पर बोला गया है जो क्या कहते हैं, जो स्टाफ है वो बहुत ही चेयरफुल होना चाहिए और हेल्पफुल होना चाहिए, और जो सर्विस वो प्रोवाइड करे विद अ स्माइल करे, जिससे जो यूज़र है वो बहुत कंफर्टेबल हो और वो ओपनली अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूछ पाए, मतलब उसको हेजिटेशन ना हो किसी चीज़ में, और उसे डर ना लगे कि मैं कैसे पूछूंगा कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो अगर एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे तभी हम अच्छे से यूज़र्स को सर्व कर पाएंगे। द स्टाफ शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट एवरी थिंग दैट दे डू इन द लाइब्रेरी इज़ अ मीन्स टूवर्ड अ and the end is the service to the readers. If a potential library user encounter an unhelpful attitude on the part of the member of the staff, she is sure to turn away permanently from the library. In such a contingency, the cause of the first law is not served, rather than it's defeated. The credibility of the staff in respect of their knowledge, ability and personal attitude to readers is a crucial factor in the promotion of the use of the books. The attributes discussed above deserve special consideration while library staff is recruited. This is necessary to satisfy the requirements of the first law. जैसे कि इसमें बताया गया है कि अगर जो स्टाफ है उसका एटीट्यूड अगर कंफर्टेबल ना हो, मतलब अगर वो बहुत ही रूड हो, देन क्या होगा, जो हमारा जो यूज़र होगा वो परमानेंटली लाइब्रेरी से दूर चला जाएगा और वो कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फर्स्ट लॉ
को हम एक तरह से हार्म करेंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, हम एक तरह से उस जो स्टाफ है उसकी क्रेडिबिलिटी घटेगी, और ये जो है हमारे लाइब्रेरी के लिए बहुत ही बुरा होगा, ठीक है। तो इस तरह का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए एक लाइब्रेरी स्टाफ के अंदर, ठीक है। उसे बहुत ही हेल्पफुल होना चाहिए, और विद अ स्माइल उसे जो यूज़र्स है उसको कंफर्टेबल फील कराना चाहिए, और उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफ़िल करना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने आज के सेशन में फर्स्ट लॉ अपना कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट सेशन में हम सेकंड लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। Thank you so much for watching our YouTube channel, and please keep watch, and please press the bell icon and subscribe the channel if you are new in this channel. And thank you. Please keep watch.